देखिए आप इसमें जलोद्भिद जो पादप हैं उनके अनुकूलन जान रहे थे। उन अनुकूलनों में आपने जलोद्भिद जो पादप थे यानी जलीय जो पादप थे उसमें उसके जड़ की क्या क्या विशेषताएं थी वो आपने देखी थी, तने की देखी थी, पत्तियों की देखी थी, फल फूल और बीजों की देखी थी। अब अपन इन जलीय पादपों की कार्य की अनुकूलन की बातें करेंगे, यानी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या क्या है। तो देखिए अपना अगला टॉपिक बनता है वो है जलीय पादपों में कार्यकीय या कार्यकीय कह सकते हैं, जलीय पादपों में कार्यकीय अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल adaptation in hydrophytes। जलीय पादपों में कार्य के अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। तो देखिए इनके अगर अनुकूलन की आप बात करें तो सबसे पहले अगर अपन इसमें देखें तो इनमें एरेन कायमा यानी जिसे अपन वायु तक कहते हैं उनकी मात्रा इनमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। वायु तक ज़्यादा होने से क्या होगा, इनमें एयर चैम्बर भी होता है जिसे वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। इससे क्या है कि इनके प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न जो वायु है यानी जिसमें ऑक्सीजन है मोस्टली वो वहाँ एकत्रित रहती है और श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वो भी वहाँ उपस्थित रहती है। तो आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग कर लिया जाता है और इसके साथ साथ पादप क्या रहते हैं, हल्के रहते हैं और पानी में आसानी से तैर पाते हैं। तो देखो जलीय पादपों में कार्य की अनुकूलन, उसमें नंबर फर्स्ट पहले अनुकूलन की अगर अपन बात करें तो आप कह सकते हैं इनके जड़ व पत्तियों में, इनके जड़ व पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में इनके जड़ व पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में एरेन कायमा यानी कि वायु उत्तक, एरेन कायमा वायु उत्तक, इनके जड़ व पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में एरेन कायमा यानी कि वायु उत्तक तथा एयर चैम्बर यानी कि वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ताकि अब देखो इनके पाए जाने से क्या फायदा है। देखो नंबर फर्स्ट अपन ले रहे हैं इनके जड़ व पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में एरेन कायमा तथा एयर चैम्बर पाए जाते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, ताकि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया में यानी कि रेस्पिरेशन इनके जड़ व पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में एरेन कायमा तथा एयर चैम्बर पाए जाते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया में उत्पन्न गैसें में उत्पादित गैसें एवं श्वसन क्रिया में उत्पादित गैसें इन एयर चैम्बर में एकत्रित हो सके। उत्पादित गैसें इन वायु प्रकोष्ठ
कि एयर चेम्बर में एकत्रित हो सके। देखो, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जबकि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और ये दोनों गैसें कहाँ एकत्रित होंगी? वायु प्रकोष्ठ यानी कि एयर चेम्बर में एकत्रित हो सके। और आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं क्रियाओं के लिए और आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं क्रियाओं में तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं क्रियाओं में ये गैसें पुनः प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं क्रियाओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं क्रियाओं के लिए ये गैसें पुनः प्राप्त की जा सके। तो देखिए, यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है इसमें तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। लेकिन श्वसन की क्रिया में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है वो प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में उत्पन्न ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन में कर लिया जाता है। यानी कि एक दूसरे से उत्पन्न गैसें एक दूसरी क्रियाओं के अंदर क्या होती है? प्रयुक्त हो जाती है। तो यही आपने नोट किया होगा कि इनके जड़ व पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में एरेनकाइमा या वायु तक तथा एयर चेम्बर यानी वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया में उत्पादित गैसें इन वायु प्रकोष्ठों में एकत्रित हो सके, और आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं क्रियाओं के लिए ये गैसें पुनः प्राप्त की जा सके। यानी कि श्वसन की क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है वो प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में कर लिया जाता है, पुनः प्राप्त की जा सके। तो पहला अपन एरेनकाइमा का देख लिया है। सेकंड जो इसका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अपन देखें यानी कि कार्य के अनुकूलन, तो सेकंड अपन देखते हैं इनकी कोशिकाओं का परासरण दाब कम होता है। इनकी कोशिकाओं का परासरण दाब, या इसे अपन कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। देखिए, परासरण दाब कम होने से भी इसमें फायदे हैं। अगर ये एक ज़्यादा होता तो क्या होता है, इनसे पानी, क्योंकि बाहर जल के अंदर है, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, इसलिए परासरण दाब ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जलीय पौधे हैं। तीसरी अगर विशेषता और देखें कार्य के अनुकूलन में, तो तीसरे में अपन ये देखेंगे कि इनके अंदर मैकेनिकल जो टिश्यू है, यांत्रिक ऊतक जो कि सहारा प्रदान करते हैं, पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं, उनका अभाव होता है, वो होते नहीं है। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं इनमें वस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जल के संवहन की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि संपूर्ण ही पादप किसके अंदर है? जल के अंतर्गत। तो अपन तीसरा जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इसकी बात कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि इनमें मैकेनिकल टिश्यू यानी कि यांत्रिक ऊतक, मैकेनिकल टिश्यू कह दीजिए आप, या इसे अपन कह सकते हैं यांत्रिक ऊतक, एवं वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक, जिसके एग्जांपल्स आप क्या लेते हैं? जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि इसमें जल के संवहन करने की आवश्यकता होती नहीं। एवं वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। तो देखिएगा, आपने यहाँ तीन जो है जलीय पादपों में कार्य के अनुकूलन जान लिए हैं। पहला, इनकी जड़ व पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में एरेनकाइमा यानी वायु ऊतक तथा एयर चेम्बर पाए जाते हैं।
ताकि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया में उत्पादित गैसें इन वायु प्रकोष्ठों में एकत्रित हो सके और आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं क्रियाओं के लिए ये गैसें पुनः प्राप्त की जा सके। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में हो जाता है और श्वसन में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग फोटोसिंथेसिस के अंदर हो जाता है। दूसरा, इनकी कोशिकाओं का परासरण दाब क्या होता है, कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। तीसरा, इनमें यांत्रिक ऊतक यानी कि मैकेनिकल जो टिश्यू है उनका अभाव होता है और वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है, क्योंकि संपूर्ण पादप भी किसमें होता है, जल के अंदर। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें।